नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। आज हम सुनेंगे कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज़ीदा दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। ये गुल्ली डंडा ही है कि बिना हाई फिटकारी के चौक रख देता है। और हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों में अरुचि हो गई। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खेलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन बढ़ते हैं? ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या, क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर ये हमारे साथ में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल लेते हैं। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वे खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वे लड़ाई झगड़े, वे सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शनी की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़े रहेंगे। पिताजी चौके पर बैठ वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतारते हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधारकम्य भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं ही हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की शुद्धि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही चल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत निश्चित। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम और गैया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त हो रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी खर्ता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शस्त्र भी न होने पर भी क्षमय है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। गया ने मुझे दौड़ाकर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने में क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाते हो, मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाओ न पीने जाओ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वे लौटा दो। वे तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगा न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ये मेरा अमरूद क्यों ही नहीं हजम कर पाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाग के भी नसीब में होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जाता। मुझे न्याय का बल था, वह न्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं 2-1 चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ कर डाले। डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर में जा पहुंचा।
थानेदार का लड़का एक नीच जात के लोंडे से पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी वहाँ से तबादला हो गए थे। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फुला हुआ कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की वजह थी। अम्मा जी दुखी थी, यह सब चीज़ें सस्ती थी और बोलने की स्त्रियों से गराव सा हो गया। लेकिन मैं मारे खुशी के फुलाना समाता था। लड़कों से जीत उजड़ रहा था। वह ऐसे कर थोड़ी होते, ऐसे ऊंचे ऊंचे करें कि आसमान से बातें करते। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल गया। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बता लेने की वह शक्ति है जिससे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझे। उन बेचारों को मुझे इतनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ ग्राम में ही जाना है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आगे किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचय न था। जहाँ खंडर था, पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ एक सुंदर बगीचा था। स्थान का काया पलट हो गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियों बाहें खोल अपने पुराने मित्रों के गले लगाने में अधीर हो रही थी। मगर वे दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा रवैया रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह मैंने देखी। 2-3 लड़के को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रोग और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया है? गया चमार। मैंने यूँ ही कहा, हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो, जरा उसे बुला ला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में 5 हाथ के काले देव को साथ ले अपने साथ दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहे, बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हो। मतई मोहन दुर्ग यहाँ सब कहाँ है, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकी हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार का तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं। आओ आज हम तुम खेलेंगे, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर, ब्याज ले। गया बड़े मुश्किल से राजी हुआ। वे ठहरा टके मजदूर में एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूब समझकर इसका तमाशा बना लगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेल बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खुद रस लेकर खाएगी। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हवे हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी क्या? सच है ना? गया झेपते हुए बोला, मैं आपको क्या याद करूं हुजूर, किस लायक हो। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वे डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वे लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, मेरे जीवन की सबसे रसीली याद हो। तुम्हें उस डंडे में जो रस था, वे तो अब आदर न सम्मान के पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसमें भी मन मीठा होता रहता। इतनी देर में हम मस्ती से कई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक धीम ताल फैला हुआ, जहाँ आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ दे जाते थे और उसे चोमके बनाकर कानों में डालते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया।
चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने सच में गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसमें हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गई। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वे दाहिने बाएं कहीं से हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जिससे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हूँ। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी दंड खेल जाता था। हालांकि शस्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी छाल पड़ती तो वे जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खूब उठा लेता, दोबारा टाँग लगाता। वे सारी बेकायदगियाँ देख रहा था। वे कुछ न बोलता था, जैसे उसे वे सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वे गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे बदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का संतुष्ट नकर कट किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीत बसता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मुझसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी की तरह धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज क्या? मान गया तो वाह वाह नहीं, 2-4 हाथ बदाना ही पड़ेंगे। अंदर का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लो, फिर कौन दाव देने आता? गया ने विजय के उल्लास से कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा कर गया। तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से लग गई हो? मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इससे मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को जुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। मैंने फिर बताना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत समय होगा, ये न जाने कितनी देर पता है, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया। फिर उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार बुझ गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा 1 ही मिनट में अपनी दाव को बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में उलझ गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का कभी समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते चलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कहीं मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हों में पहचान है इसका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वे नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टान लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वे झिझक, वे हिचकिचाहट, वे बेदली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसे अपनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोककर नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों को इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वे खेल रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, ये अफसरी और मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई।
अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साझेदारी नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, इसमें कोई भेद न था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वे मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वे बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। जैसे के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।